नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हर रोज होता है, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हवा में गूंजने वाली वो अदृश्य आवाजें अचानक एक ठोस रूप कैसे ले लेती हैं? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में बात हो रही है हिंदी व्याकरण की बिल्कुल बुनियादी ईंटों की, यानी ध्वनि और वर्ण की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के मुख्य पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले ध्वनि और वर्ण को समझेंगे, फिर स्वर और व्यंजन की बात होगी। उसके बाद स्वरों के अलग अलग प्रकार, व्यंजनों का मुख्य वर्गीकरण और अंत में अयोगवाह की उस बेहद खास भूमिका पर भी नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, ध्वनि और वर्ण। अब देखिए, दुनिया तो तरह तरह की आवाजों से भरी पड़ी है ना। कभी घंटी की टन टन तो कभी पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन व्याकरण की दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ हर आवाज को ध्वनि नहीं कहा जाता। भाषा के मामले में सबसे छोटी सुनाई देने वाली वो आवाज जिसका कोई मतलब निकले, जो अर्थ बनाने में मदद करे, बस उसी को ध्वनि कहते हैं। जैसे मुंह से निकलने वाला अ या क। ये कोई शोर नहीं है, ये बाकायदा भाषा की एक ध्वनि है। और इसका सबसे मजेदार पहलू क्या है पता है? जब उसी हवा में तैरती पल भर की आवाज को हमेशा के लिए कागज पर कैद कर लिया जाता है ना, तो वो वर्ण बन जाती है। मतलब एक अदृश्य सी आवाज ने अचानक एक ठोस लिखित आकार ले लिया। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ध्वनि का लिखा हुआ रूप ही वर्ण है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, यहाँ एक पल रुककर जरा एग्जाम वाले नजरिए से भी देख लेते हैं। अक्सर ये बहुत ही सीधा सा सवाल सामने आता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई आखिर है क्या? तो इसका एकदम स्पष्ट जवाब है ध्वनि। यही वो सबसे बुनियादी नींव है जिस पर पूरी की पूरी भाषा टिकी होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्वर और व्यंजन। हम जरा सोच कर देखते हैं, जब इन सभी अलग अलग लिखित वर्णों को एक कतार में बिल्कुल सलीके से सजा दिया जाए तो क्या होगा? इसी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक का ये जो पूरा सेट है ना, ये असल में हमारी भाषा की पूरी टूलकिट है। और इस टूलकिट में एक बहुत ही लॉजिकल बंटवारा देखने को मिलता है। हमारी वर्णमाला मुख्य रूप से दो टीमों में बटी है, स्वर और व्यंजन। स्वर वो हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, पूरी तरह स्वतंत्र। उन्हें बोलने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन व्यंजन अकेले नहीं चल सकते। उन्हें पूरी तरह से बोले जाने के लिए हमेशा, जी हाँ, हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम शब्द का मानो एक्सरे करके देखते हैं। शब्द है कमल। ऊपर से देखने पर लगता है कि इसमें सिर्फ 3 व्यंजन हैं, क, म और ल। लेकिन जब इसे बारीकी से तोड़ा जाए तो पता चलता है कि हर एक व्यंजन के अंदर एक स्वर छुपकर बैठा हुआ है। आधा क और अ मिलते हैं, तब जाकर पूरा क बनता है। ऐसे ही म और अ मिलकर म बनते हैं। मतलब हर व्यंजन अपने अंदर एक स्वर को बिल्कुल खामोशी से छिपाए रखता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, स्वरों के विभिन्न प्रकार। अब स्वरों को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे तो बस किसी कविता या संगीत की तरह लय में याद किया जा सकता है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। एक बार ये रिदम पकड़ ली तो पूरा का पूरा क्रम दिमाग में जैसे छप सा जाता है। अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो स्वरों को बांटने का सबसे सॉलिड तरीका ये है कि उन्हें बोलने में टाइम कितना लग रहा है। इसके आधार पर 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहली है ह्रस्व स्वर। ये बहुत ही क्विक होते हैं, इन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ए। दूसरी कैटेगरी है दीर्घ स्वर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन्हें बोलने में ह्रस्व के मुकाबले ठीक 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई। और तीसरी है प्लुत स्वर। इन्हें खींचकर काफी लंबा बोला जाता है, खासकर मंत्रों के उच्चारण में, जैसे ओम। तो मूल रूप से समय की ये सटीकता ही इस पूरे वर्गीकरण का असली आधार है। चलिए, अब आते हैं चौथे भाग पर, व्यंजनों का मुख्य वर्गीकरण।
स्वरों की तरह व्यंजनों को भी मुख्य रूप से 3 हिस्सों में समझा जाता है। पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा है, बोलते समय जब जीभ मुंह की किसी हिस्से को छूती है यानी स्पर्श करती है, तब ये ध्वनियां निकलती हैं। दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व। इस स्वर और व्यंजन के बीच की एक कड़ी की तरह काम करते हैं। और तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। जरा बोलकर देखते हैं, श, श, स, ह। महसूस हुआ? इन ध्वनियों को बोलते समय मुंह से एक हल्की सी गर्म हवा बाहर निकलती है। ये पूरा का पूरा वर्गीकरण इस बात पर टिका है कि हमारा शरीर इन ध्वनियों को मैकेनिकली कैसे पैदा कर रहा है। और हाँ, फिर से एक छोटी सी एग्जाम टिप। ये सवाल बहुत कॉमन है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि श, श, स और ह वो व्यंजन है जो मुंह में वो खास तरह की गर्माहट या ऊष्मा पैदा करते हैं। बिल्कुल सीधा और फैक्चुअल पॉइंट है ये। अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी भाग पर, अयोगवाह की विशेष भूमिका। देखिए, वर्णमाला में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जो ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार वो छोटा सा बिंदु है जो अक्षर के ठीक ऊपर बैठता है, जैसे अंगूर या चंदन में। ये तुरंत आवाज को नाक से निकलने वाली ध्वनि में बदल देता है। और दूसरा है विसर्ग, जो अक्षर के अंत में 2 बिंदुओं की तरह लगता है, जैसे दुख या प्रातः में। दिखने में ये भले ही छोटे छोटे विजुअल संकेत हों, लेकिन यकीन मानिए ये किसी भी शब्द का पूरा उच्चारण पलट देने की ताकत रखते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जैसे कोई घर ईंट दर ईंट जुड़कर बनता है, वैसे ही एक पूरी भाषा सिर्फ और सिर्फ अपने वर्णों से खड़ी होती है। बिना ईंटों के कोई महल नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह बिना ध्वनि और वर्ण के किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य या किसी भी महान कविता का कोई वजूद ही नहीं है। वर्ण ही असल में भाषा की वो सबसे मजबूत नींव है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अभी हमने देखा कि हर एक व्यंजन अपने भीतर एक स्वर को बड़ी खामोशी से छिपाए रखता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हर दिन, हर घंटे बोली जाने वाली हमारी भाषा में ऐसे कितने करोड़ों अदृश्य ध्वनियात्मक गठजोड़ हर सेकंड काम कर रहे होंगे। ये सच में हैरान करने वाला है कि रोजमर्रा की साधारण सी बातचीत के पीछे कितना गहरा और कितना शानदार विज्ञान काम कर रहा है। तो अगली बार जब भी कोई शब्द सुनाई दे तो उन छिपे हुए स्वरों पर गौर करना दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।